हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ज्योति आपका वेलकम करती हूँ सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। और हम तैयारी करेंगे केवीएस एग्ज़ाम की, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। और उसमें हम पढ़ेंगे पेडागोजी। तो उसमें क्या करेंगे कि आज सबसे पहले हम अपना टॉपिक देख लेंगे, अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक होगा लीडरशिप, नेतृत्व, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप होती क्या है। और उसमें भी सबसे पहले जानेंगे कि परिवर्तनशील तथ्य क्या होते हैं, कि लीडरशिप में चेंजिंग कैसे होती है, हम लीडरशिप कैसे कर सकते हैं, लीडरशिप की इम्पोर्टेंस क्या होती है, लीडरशिप को हम अपने जीवन में कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्कूल संगठन और नेतृत्व, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो इसमें देख लेंगे हम सबसे पहले चिंतनशील अभ्यासकर्ता, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में नेता। ये हमारी यूनिट है केवीएस की और केवीएस पीआरटी की। तो उसमें हमारी 60 नंबर की पेडागोजी आएगी और उसकी हम दमदार तैयारी करेंगे ताकि हम पूरे में से पूरे लेके आए। तो चिंतनशील अभ्यासकर्ता, इसको समझेंगे, इस पर बात करेंगे कि चिंतनशील अभ्यासकर्ता होता क्या है, टीम निर्माता क्या होता है, किसी चीज़ को कैसे आरंभ करते हैं, कैसे लीडरशिप करते हैं, एक प्रशिक्षक कैसे होता है, संरक्षक के रूप में नेता कैसे होता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई टीम होती है तो उसमें हमेशा एक लीडर होता है और पूरी टीम उसके पीछे टीम वर्क करती है। अगर कोई लीडर नहीं होगा, रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा, नेतृत्व करने वाला नहीं होगा, तो क्या होगा, अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो लीडरशिप में चिंतनशील अभ्यासकर्ता की चिंतनशील भी होना चाहिए, अभ्यासकर्ता भी होना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाला की चिंतनशील हो कि ऐसा करके हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल को ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, इस तरह। फिर सेकंड नंबर पर भी हमारा यही आता है, हमारा पेडागोजी का टॉपिक है। इसका थोड़ा सा हमारी जो यूनिट है लीडरशिप, उसी को हम सब यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें है स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी। यानी कि स्कूल लीडरशिप के बारे में, और ट्रांसफॉर्मेटिव कैसे होगी, कैसे हम इसको करेंगे, स्कूल में कैसा नेतृत्व होगा, कैसे निर्देश दिए जाएंगे और उसमें चेंजिंग कैसे होगी, इसके बारे में भी हम डीपली बात करेंगे। इसी का ही है हमारा फिर विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना तैयार करना। तो दृष्टि निर्माण की देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, अगर नज़रिया अच्छा होगा तो फिर लक्ष्य निर्धारण करेंगे, और विद्यालय विकास योजना कैसे तैयार की जाएगी उस पर बात करेंगे। फिर हमारा आता है इसी में यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉर्म्स एंड यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम देख लेंगे। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, प्रेजेंट टीचर फॉर्म्स, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म्स, अचीवमेंट डाटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। यानी कि हम चेंज कैसे करें, कैसे हमारी स्कूल की प्रोसेस हो, कैसे इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें, इस पर बात करेंगे।
शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बच्चे कैसे अच्छे से सीख सकते हैं, स्कूल में ऐसे कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। मंचों का उपयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि मंचों का उपयोग करते हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। फिर वार्षिक कैलेंडर, टाइम टेबल, उस पर ध्यान देंगे। बच्चों के जो पेरेंट्स होंगे उनसे बात करेंगे। उन पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होता है कि दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सल्यूशन ढूंढ लिया जाता है। शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्धि डेटा यूज करेंगे। स्कूल में मूल्यांकन में सुधार करेंगे कि कैसे हम बच्चों को अधिक से अधिक सिखा सकते हैं। वार्षिक कैलेंडर का यूज भी करेंगे, कब से कब तक छुट्टी रखनी चाहिए, कब से कब तक ये सिलेबस कंप्लीट कराना है स्कूल का, और कब से कब तक बच्चों को अच्छी सी प्रक्रिया होनी चाहिए कि होमवर्क वगैरह जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क दे, बच्चा करके सीखे, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। तो इस पर भी डीपली बात करेंगे, इसे हम देखेंगे। फिर इसी का ही आ जाता है हमारा लीडरशिप का, कि क्रिएटिंग प्रोडक्टिव विद कम्युनिटी इंटरेक्टिव एंड अदर नेबरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंटरेक्शन फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़, यानी कि समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थान के साथ साझेदारी बनाना, सीखने वाले समुदाय का निर्माण करना। इस पर बात करेंगे कि कैसे समुदाय में उद्योग और जो हमारे अन्य पड़ोसी स्कूल होते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह का ज़माना है, तो क्या है कि सभी स्कूल या टीचर्स एक दूसरे के टच में रहते हैं। अगर एक स्कूल में कोई प्रोसेस हुई या कोई भी फेस्टिवल वगैरह हुआ या कोई भी फंक्शन हुआ, तो अन्य स्कूलों को इनवाइट भी करते हैं, और जो बच्चों की एक्टिविटी होती है, कल्चर एक्टिविटी होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट कराते हैं। तो उस पर बात करेंगे। शिक्षा संस्थान के साथ साझेदारी बनाना, सीखने वाले समुदाय का निर्माण करना, कि कैसे सीख सकते हैं बच्चे समुदाय में, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि बच्चे ग्रुपिंग में अच्छे से सीखते हैं। बच्चों का कई बार ग्रुप बना देते हैं, तो ग्रुपिंग में टीम वर्क, यूनिटी आती है बच्चों में, टीम वर्क की एकता आती है कि कैसे वर्क करना है, कैसे मिलकर कार्य करना है, और कैसे अच्छे से कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे। फिर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, रूल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालय की भूमिका। इस पर बात करेंगे कि शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने में विद्यालय की क्या भूमिका होती है, कैसे शिक्षा के लक्ष्यों को अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है, और विद्यालय उसमें अच्छे से क्या कार्य कर सकता है, बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हो, अपने टारगेट को अचीव करें बच्चे। तो उस पर बात करेंगे। फिर NEP, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 NEP, उस पर बात करेंगे। उस पर डिटेल से बात करेंगे। फिर ऐसे ही हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आ जाता है। इसमें क्या करेंगे, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, इसके बारे में बात करेंगे कि शुरू में जो बच्चे का बचपन होता है उसमें एक बच्चे की कैसे देखभाल की जाए, उसके बचपन को कैसे सिक्योर किया जाए, और कैसी उसकी एजुकेशन हो कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, उस पर विचार करेंगे। और नई नई तकनीकों के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे कैसे बच्चे पर इफ़ेक्ट होता है इन सब चीज़ों का, साइकोलॉजी कहाँ तक बच्चे को इफ़ेक्ट करती है। और पेडागोजी के टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक है हमारा, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग होगा, अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेरी एंड न्यूमरेसी, सीखने का आधार, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। इस पर बात करेंगे कि सीखने का आधार क्या होना चाहिए, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता कैसी होनी चाहिए, मतलब कि कैसे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। क्योंकि हमेशा कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं
तो क्या होता है कि सीखने का कोई ना कोई आधार होता है। अगर आधार अच्छा होगा तो एजुकेशन भी अच्छी होगी। हर चीज़ हम भी कोई भी कार्य करते हैं, फॉर एग्जांपल तो क्या करते हैं, तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ को आधार के रूप में लेके चलते हैं कि हाँ इसका ये आधार है। कोई प्रोसेस बनाते हैं, प्रक्रिया बनाते हैं, एक टारगेट रखते हैं और फिर पूरी प्रोसेस होती है किसी भी कार्य को करने की। तो उस प्रोसेस पे चल के ही सक्सेस अचीव करते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, आप एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट से स्टार्ट कराओगे एजुकेशन, ये तो नहीं होगा कि आप उसे एकदम से ही आईएएस बना दोगे, आईपीएस बना दोगे। तो उसकी एक प्रक्रिया चलेगी, बच्चा धीरे धीरे सीखेगा, सीखने का एक आधार होगा। बच्चा एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही कंटिन्यू सीखता रहेगा और एक एज के अकॉर्डिंग उसमें समझ भी आएगी और उसकी जो एजुकेशन होगी वो परिपक्व भी होगी अच्छी तरह से बच्चा सीखेगा। फिर आता है करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल। तो इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है, स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। इस पर बात करेंगे कि स्कूलों में जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए और जो पेडागोजी है वो बच्चों को कहाँ तक इफेक्ट करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों की पाठ्यचर्या ऐसी नहीं बना सकते ना कि नीरस हो, बच्चों का उसमें मन ना लगे। हमेशा ऐसी बनाएंगे कि बच्चों की इंटरेस्टिंग लगे, बच्चों को बच्चे करके सीखे, टीम यूनिटी हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, बच्चे की स्किल डेवलप हो। तो इसलिए स्कूलों में पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए और एजुकेशन पेडागोजी ने कहाँ तक इफेक्ट करती है, इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे। फिर आता है होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, समग्र और एकीकृत शिक्षा। इसके बारे में बात करेंगे कि एकीकृत शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसे उसको सीख सकते हैं, कैसे अच्छे से उसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे इस बच्चों की एजुकेशन में स्कूल्स में उसका यूज होना चाहिए, कैसे बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। ये टॉपिक आपको कोई भी मार्केट में एक प्रॉपर बुक नहीं मिलेगी जिसमें आप सभी टॉपिक को एक साथ स्टडी कर सकें। इसलिए आपको इन टॉपिक्स को हम आपको अलग अलग से कराएंगे, अलग अलग बुक वगैरह से कराएंगे। तो आप इन्हें डीपली अचीव करेंगे, सीखेंगे, इस पर बात करेंगे। ऐसे ही आता है हमारा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा सभी के लिए। कि न्यायसंगत शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि बच्चों के साथ पक्षपात ना हो, कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो पक्षपात ना हो किसी भी तरह का। समावेशी शिक्षा, सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़े, समान अधिकार मिले बच्चों को, अच्छी शिक्षा हो, सभी के लिए शिक्षा हो, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। इस पर बात करेंगे कि सभी बच्चों को एक नज़रिए से देखा जाए। ये नहीं होता कि कई बार स्कूल्स में भी कई बार आपको भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता होगा कि ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या होगा, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे टीचर्स। और जबकि एक बच्चा पढ़ने में अच्छा भी होगा या फिर निम्न स्तर का होगा तो उस पर इतना फोकस नहीं रहता। तो न्यायसंगत होनी चाहिए शिक्षा, अच्छी होनी चाहिए, शिक्षक को किसी भी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करे, अच्छे से सीख सके। इस पर बात करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन की योग्यता आधारित अधिगम और शिक्षा की ये ना हो कि ऐसी शिक्षा हो कि उसे बिना प्रोसेस के ही ऐसे ही चलती रहे जिसका कोई आधार ना हो। हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि वह योग्य बने, योग्यता आधारित अधिगम हो। अधिगम मीन्स होता है सीखना, और अच्छे से सीख सकें बच्चे, अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकें, कुछ बन सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, बच्चों को नॉलेज हो। तो शिक्षा का हमेशा एक आधार होना चाहिए, योग्यता पर आधारित होनी चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ दे बच्चों को, सीखे कुछ ना कुछ बच्चे, बच्चों का मन लगे। तो इस पर भी डीपली बात करेंगे। फिर आता है हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स। इस पर बात करेंगे कि बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, कि बच्चों के अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत किस तरह होने चाहिए, कैसे सिद्धांत होने चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। आपने देखा होगा कि बाल अधिकारों के बारे में जब बच्चों को बताया जाता है, कई बार उनका नैतिक विकास करने के लिए भी क्या करते हैं, नैतिक शिक्षा वगैरह इस तरह की बुक उनके सिलेबस में रखते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज सुनाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेटेड हो सकें। मोटिवेशन होगा बच्चों का तो क्या होगा, वे अच्छे से सीखेंगे।
बाल अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं, और बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दे सकते हैं, उस पर बात करेंगे। ये हमारे थोड़े से बेसिक्स हैं, आज हम इनको सिलेबस में समझ सकते हैं। आप इनको क्लियर कर रहे हैं कि हमें स्टडी किस किस पॉइंट्स की करनी है और किस किस को समझना है। फिर आता है हमारा प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजिंग फॉर राइट्स फॉर चिल्ड्रन फॉर सेफ एंड सिक्योर स्कूल इन्वायरमेंट। सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रावधान। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ये भी बिलीव होना चाहिए ना कि स्कूल में बच्चा उनका सेफ है या नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है स्कूल्स वगैरह में, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं डर रहता है। एक तो सुरक्षित माहौल हो स्कूल का, पर्यावरण ऐसा हो जो बच्चों को कंफर्टेबल लगे, बच्चा अच्छे से सीख सके, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हो, पेरेंट्स को ये हो कि हाँ उनके बच्चे सेफ हैं वहाँ पे क्लास में, अच्छे से सीख सकते हैं, तो एक मन में डर की भावना ना हो, तो उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए और रूल रेगुलेशन फॉलो कराए जाए, ताकि कोई भी बच्चा इस तरह की उल्टी सीधी हरकत ना कर सके जिससे अन्य बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट हो। तो इसलिए हम इस पर बात करेंगे कि सुरक्षित माहौल स्कूल का होना कितना ज़रूरी है, जिसमें बच्चे पूरी तरह अपना विकास कर सकें, पूरी तरह बच्चों का विकास हो सके, मेंटल स्किल उनकी डेवलप हो, फिजिकली डेवलप हो, अच्छे से खेल सकें, स्पोर्ट वगैरह में भी बच्चे जा सकते हैं। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब बच्चे सुरक्षित होंगे, माहौल सुरक्षित होगा, बच्चे फ्रेंडली फील करेंगे। तो इस पर बात करेंगे। ऐसे ही फिर आता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इस पर बात करेंगे। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 कि मुक्त शिक्षा हो, कहाँ तक हो, अनिवार्य शिक्षा किस एज तक हो, या फिर बच्चों के अधिकार क्या क्या है, अधिनियम क्या क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया बच्चों के लिए, तो उस पर बात करेंगे कि रूल रेगुलेशन क्या बनाए और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए होना कितना ज़रूरी है। तो इन सब की स्टडी करेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। मैं आपको कंटिन्यू टॉपिक वाइज सारी क्लासेस कराऊंगी, अच्छे से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे ताकि प्लस में से प्लस लेके आए। लगे रहना है बस, छोड़ना नहीं है। फिर आता है हमारा हिस्टोरिकली स्टडिंग एंड नेशनल पॉलिसीज एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना। इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि स्कूल शिक्षा होती है हमारी, उसमें बात करेंगे कि उसमें राष्ट्रीय नीतियों का कैसे समावेश हुआ, कैसे उसका ऐतिहासिक रूप से कि उसकी पृष्ठभूमि कैसी थी, कैसे हमने अपनी स्किल्स डेवलप की और कैसे कैसे उसमें कब कब चेंज हुए, हमारी शिक्षा नीतियों के बारे में भी जानेंगे। तो इन सब को हम डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्कूल कैरिकुलम प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव्स। स्कूल पाठ्यचर्या सिद्धांत परिप्रेक्ष्य सीखना और ज्ञान, यानी कि स्कूल की पाठ्यचर्या सिद्धांत परिप्रेक्ष्य सीखना और ज्ञान कैसा होना चाहिए, इन सब पर बात करेंगे। क्योंकि स्कूल की पाठ्यचर्या के भी कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं कि किस तरह सीखना है, किस तरह बच्चे को ज्ञान देना। अभी ये तो है नहीं कि हम बच्चे को शुरू से ही LKG UKG का बच्चा है और उसको 6 या 8 क्लास की एजुकेशन देंगे। तो हमारी एक प्रोसेस चलेगी, प्रोसेस के थ्रू ही हम बच्चे को सिखाएंगे कि बच्चा अच्छे से सीख सके। लर्निंग एंड नॉलेज, तो फिर हमारा आता है लर्निंग एंड नॉलेज। तो पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे कि पाठ्यचर्या अच्छी हो, बच्चे का मन लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उन्हें हम ऐसे नहीं होता कि प्रोजेक्ट वर्क हमने राइटिंग वर्क ज़्यादा दे दिया, तो उसमें क्या करेंगे कि कार्टून वगैरह की जो पिक होती हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह की होती हैं बुक में, वेजिटेबल वगैरह की होती है, तो बच्चा उनसे ज़्यादा सीखता है। क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है बच्चे का उससे सीखने के लिए कि
जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा ए फॉर एप्पल, तो ऐसे सिखाएंगे तो बच्चे को याद नहीं होगा, लेकिन अगर उसके साथ पिक होगी एप्पल की तो क्या होगा, बच्चे का उससे अटैचमेंट होगा, तो बच्चे से जब पूछेंगे तो बच्चे को याद आएगा, हाँ मैंने बुक में पढ़ा था ए फॉर एप्पल। तो इस तरह बच्चा अच्छी तरह सीखेगा। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कैरिकुलर रेसिस स्कूल स्टेजिस पैडागोजी ऑफ असेसमेंट, स्कूल चरण शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, कि स्कूल के चरण क्या हैं, और एजुकेशन स्किल क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, कि मूल्यांकन करेंगे कि क्या बच्चे ने सीखा, कैसे करा, क्योंकि एग्ज़ाम लेने के बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट आता है हमेशा। तो ऐसे ही जब हमारी सारी प्रोसेस होगी क्या होगा, तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, कि आकलन करेंगे कि कहाँ पर गलती थी, कितना सीख सके, कितना फोकस था हमारा स्टडी पर, और कितना कितना कुछ हमने सीखा। तो उन सब पर बात करेंगे। तो ये था हमारा लीडरशिप का टॉपिक। हमारी क्लासेस शुरू होंगी अब। आपको अच्छे से ध्यान से इन पर फोकस करना है और पेडागोजी में अच्छा स्कोर करना है। आज के लिए इतना ही। अच्छे से आप सभी अपनी एजुकेशन पर ध्यान देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जल्दी ही होगा, तो इसलिए अच्छे से सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।